आतिफ चौधरी के पास एक जिन था जिसका नाम था असद प्रिंस। इसने जो गुंडागर्दी की, जो तबाही मचाई है, वो 1.5 से 2 साल, लेकिन इस 1.5 से 2 साल में इसका ताल्लुक उन कैरेक्टर से रहा है जो माजी में टॉप के जो है वो बदमाश डॉन कह लें उनको। असद प्रिंस जो था वो शूटर था, वो डकैत था, अगवा करता था, क्या कुछ करता है, किस तरह के जराइम करता था। इन्होंने उजरत पे बंदे मारने शुरू कर दिए। मजहर तिब्बी ने कहा लियाज गोजरे वाले को, लियाज गोजरे वाले ने कहा आतिफ को, आतिफ ने फिर इनके जिम्मे लगाया। इन्होंने शेखुपुरे जाके 3 लोगों को मार दिया। मतलब अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने कितने मारे हैं। एक टाइम ऐसा आया कि अरशद अमीन चौधरी जो था ना, इसके खौफ से खुद जेल में जाके बैठ गया था। उसको ये था कि असद प्रिंस जो है ना मुझे कहीं भी ले दे जाएगा। उस दौर में आबिद बॉक्सर जो था ना वो बहुत एक्टिव था। आतिफ चौधरी के और आबिद बॉक्सर के 3-4 पुलिस मुकाबले हो चुके और वो मुकाबले सड़कों पर हुए थे। तो असद प्रिंस ने जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया ना, वो लोग उस दौर के जो ऐनी शाहिदीन थे ना, वो कहते हैं कि यार क्या कोई फिल्मी सीन होगा। आबिद बॉक्सर की उस टाइम पे इंटेंशन ये नहीं थी कि असद प्रिंस को मार देने या उससे मुकाबला करना है। असल मेन टारगेट था आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, एक अन्नू चुबेल और एक वसीम प्रिंस। ये 3 लोगों का वो आबिद बॉक्सर आज भी नाम लेता है कि यार ऐसे बहादुर मैंने बहुत ही कम देखे। दोस्तों, लाहौर शहर का एक बदनामे ज़माना किरदार असद प्रिंस, जिसकी लाहौर के अंदर दहशत थी। आतिफ चौधरी इसका साथी था और अरशद अमीन चौधरी असद प्रिंस के डर से जेल में बैठा हुआ था। अब छोटी सी उम्र में ये खूबसूरत लड़का असद प्रिंस कैसे एक गैंगस्टर बन गया, कैसे उजरती कातिल बन गया, किस किस का कत्ल किया और आबिद बॉक्सर के हाथों कैसे पुलिस मुकाबले में मारा गया, ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्ज़ा से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, मैंने आबिद बॉक्सर का एक पॉडकास्ट किया। आबिद बॉक्सर ने कहा कि आतिफ चौधरी के पास एक जिन था जिसका नाम था असद प्रिंस। अब जब मैं सोशल मीडिया पे असद प्रिंस की हिस्ट्री देखता हूँ मुझे कुछ मिलता नहीं है। आपने उसके वाक़यात देखे, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, असद प्रिंस कौन था, किस तरह से इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, कैसे वो जिन बन गया। अली, असद प्रिंस के मुतल्लिक आपको बताऊं, आपने आबिद बॉक्सर का जिक्र किया। आबिद बॉक्सर अभी भी स्टिल जो है ना, असद प्रिंस का जब कोई जिक्र होता है ना तो वो एक फ़िक्रा अभी भी कहता है कि यार मुझे उस लड़के के मुकाबले में मारे जाने का दुख है, अफसोस है। अगर बड़ा इंतहाई खूबसूरत नौजवान था वो और बहादुर इंसान था, कहते हैं वो जिदार बड़ा था। वो कभी भी कहीं उसको डर या खौफ उसने नहीं देखा उसकी आंखों में, या होता है ना किसी जगह पे भी बंदा अपना कहीं से भाग जाए या किसी काम से डर जाए, वो कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा उसके असद प्रिंस के मुतल्लिक। वो आप भी कहता है कि मुझे यार उसका दुख है, अफसोस है कि इतना खूबसूरत नौजवान और इतनी छोटी सी उम्र में। अच्छा, उसकी बदमाशी की जो उम्र है ना वो 1.5 से 2 साल है और 1.5 से 2 साल के अरसे में वो काम कर गया है। इतना निडर और डेस्परेट होके उसने लोगों को मारा है, लोगों को ज़ख्मी किया है। 2-3 वाक़या तो उसके बहुत ही मतलब ऐसे थे कि जैसे कोई फ़िल्मी सीन नहीं होता, इस तरह से उसने वो वाक़या जो थे वो किए हुए थे। अगर असद प्रिंस को अब मैं स्टार्ट से शुरू करूँ ना आपको, तो ये अपना पीर गाज़ी रोड लाहौर में इचरे का इलाका है, पीर गाज़ी रोड, वहाँ का रहने वाला था ये। तो वहाँ पर इसका स्टार्ट, अभी इसने मैट्रिक भी नहीं किया था, बड़ी छोटी उम्र में था, लेकिन खूबसूरत था, जैसे फ़िल्मी चेहरे नहीं होते, इस तरह से था, लंबे-लंबे बाल रखे होते थे इसने। इसका ना किसी वहाँ पर एक लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है वहाँ पे। तो ये उसको लेके घूमता मोटरसाइकिलों पे, मोटरसाइकिल इसके पास नहीं होती थी, किसी दोस्त की मोटरसाइकिल ले ली, उस पे लेके लड़की को लेके फिरना। अच्छा, वो लड़की का एक अज़ीज़ था, करीबी अज़ीज़ था एक, वो लड़का था एमएसएफ का। उसका नाम था इरशाद बलोच। क्रीम ब्लॉक में है ना एमएसएफ का एक कॉलेज है एक अपना, उसका वो गालिबन सदर हुआ करता था उस दौर में। उसका निकनेम है आशी बलोच, इरशाद बलोच और निकनेम आशी बलोच है उसका।
तो उस लड़की से उसकी कोई अजीज़दारी थी। तो उसको जब पता लगता है ना कि कोई मोहल्ले के लोग बताते हैं कि यार वो आपकी जो अजीज़ा है वो उसके साथ असद प्रिंस के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पे घूमती फिरती है, तो उसको देखा है। तो वो क्या करता है कि वो अपने लड़कों को कहता है, बल्कि जो मेरी इत्तला थी कि उस दौर में ना कोई लड़के थे 2, बाबर और हुमायूं, ये 2 भाई थे। इनका वालिद जो था अपना वो रेस क्लब में उनके घोड़े हुआ करते थे, तो ये लड़के भी बदमाशी में कदम रखते थे। अच्छा, ये दोनों लड़के बाबर हुमायूं थे ना, ये मेरे स्कूल फेलो थे। सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल, वहाँ पर हम एक ही स्कूल में, पर ये मेरे से कुछ साल सीनियर होते थे गालबन। तो हम वहाँ पे स्कूल में इकट्ठे ही पढ़ा करते थे। तो इनकी रिहाइश से इकबाल टाउन इनका ताल्लुक था, ये भी बदमाशी में बड़ा कदम रखते थे। इन दोनों भाइयों का एक टाइम पे शहबाज़ा पिपली एक किरदार हुआ है, बड़ा तगड़ा इश्तिहारी और उजरती कातिल था वो। उसके साथ भी इन दोनों भाइयों का रेस क्लब में बड़ी देर झगड़ा रहा है, फायरिंग भी हुई है। फिर शहबाज़ा पिपली ने इन दोनों भाइयों को पिंडी रेस क्लब में मारा था। तो मुझे जो पता लगा कि इन दोनों भाइयों को और एमएसएफ के 2 लड़के थे, वो उनको इरशाद बलोच जो है, वो इनके ज़िम्मे काम लगाता है असद प्रिंस का। ये इसको उठा के ले जाते हैं और उठा के ले जाते हैं मुस्लिम लीग हाउस में। अच्छा। वहाँ ले जाके इसको टॉर्चर करते हैं, इसको मारते-पीटते हैं गंजा भी कर दिया और था इसे? इसकी टिंड कर देते हैं, इसकी भवें मूंड देते हैं ये। ये उस टाइम अभी इसने मैट्रिक भी नहीं किया था, तो ये मतलब कि हल्की-सी उम्र का लड़का था। 14 साल का होगा, 13-14 साल का। अब हाँ, लगा लें इतना ही, कुछ 14 साल का होगा या 15 साल एज होगी, इसी एज का होगा। तो इस एज में उसके साथ ये इंसिडेंट जो ना, पहला इंसिडेंट इसके साथ ये हुआ था वहाँ पर। पर्सनैलिटी कैसी थी? तगड़ा था उस टाइम पे? तगड़ा क्या होना यार, 15-16 साल का लड़का क्या होगा उसकी, आप देख लेना। एक वो उस दौर में ना लंबे-लंबे बाल रखने और वो पूंड टाइप नहीं होते जो लड़कियों के पीछे जाना, तो ये किरदार हुआ करता था। लेकिन निडर था ये शुरू से ही। अच्छा, इसने ऐसा कहा था उन लड़कों को कि मुझे मार दो जान से, अगर मैं बच गया ना ज़िंदा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूँगा? वो एज एक ऐसी होती है कि रेजिस्ट करता है बंदा, आगे से कह लें कि गालियाँ निकालनी या बुरा भला कहना, ये इसने किया भी। वहाँ से खैर इसको उन्होंने ये सारा काम करके इसकी टिंड कर दी, इसकी भवें मूंद दी, इसको वहाँ से फिर उन्होंने डरा धमका के वहाँ से भेज दिया उन्होंने। वो खैर बात आई गई हो गई। लेकिन अब वो पीछे एमएसएफ का और वो लड़के, वो सारे बाकायदा एक मुनज़्ज़म गिरोह था उनका, और एक लंबी चौड़ी फ़ौज लड़कों की एमएसएफ की हुआ करती थी। उस दौर में एमएसएफ बड़ा नाम था, बड़ी ताकतवर तंजीम थी, और उसको मतलब कि लीड अरशद बिन चौधरी जो था वो किया करता था उस दौर में लीड। तो अरशद बिन चौधरी ताकतवर तरीन बदमाश स्टूडेंट लीडर्स में रहा है। तो उसके हवाले से हमने पॉडकास्ट भी किया और सारा कुछ बताया भी कि क्या-क्या उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक किस-किस तरह से उसने लोगों को मरवाया, फिर वो खुद किस तरह से मरा, सारा हमने शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद होता ये है कि इसके मोहल्ले में एक लड़का होता है अशफाक कालिया, वहीं पीर गाज़ी रोड का। अशफाक कालिया जो था वो जमातिया था, और जमातिया कुछ इस लेवल का था कि एक टाउनशिप लाहौर का एक किरदार रहा है, माजी में बहुत नाम रहा है उसका, असलम गढ़ा। ये अशफाक कालिया उसका गनमैन हुआ करता था। इसका उसके साथ भी झगड़ा हो जाता है किसी बात पे। वो खैर झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है उसका, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लोग बीच में पड़ जाते हैं, तो वो रफ़ा दफ़ा हो जाता है फौरी तौर पे। अब ये 2 झगड़े जो थे ना, ये इसके अपना कॉलेज लाइफ से पहले के हैं। फैमिली बैकग्राउंड इसका क्या था? फैमिली बैकग्राउंड यार, बस एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ था। वालिद इसका सऊदी अरब में हुआ करता था। इसने कहते हैं कि बड़ा रो पिट के ना घसीट-घसीट के मैट्रिक किया इसने। मैट्रिक के बाद फिर ये किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सिफ़ारिश से कह लें, उस टाइम एक बदनाम तरीन कॉलेज एमए कॉलेज हुआ करता था बदमाशी के हवाले से। तो ये एमए कॉलेज किसी न किसी तरीके से चला जाता है वहाँ पर। उस टाइम का एक और स्टूडेंट लीडर भी उसे कहते हैं, ताहिर प्रिंस। ताहिर प्रिंस और असद प्रिंस कोई रिश्तेदारी थी, कोई भाई वगैरह थे? नाम कैसे इसका असद प्रिंस लगता है? नहीं, प्रिंस देखें एक खूबसूरती के हवाले से ना, एक नौजवान खूबसूरत, उसको जैसे बाद में वो प्रिंस इस तरह, ताहिर प्रिंस भी बहुत खूबसूरत इंसान था जवानी में, ठीक है। तो बस ये उनकी खूबसूरती के हवाले से कह लें, या उनकी लुक ऐसी थी कि दो लोग कहते हैं कि यार ये तो प्रिंस है, तो वो नाम के साथ उनके प्रिंस अटैच कर दिया उन्होंने। बाकी इनकी अजीज़दारी रिश्तेदारी इनकी कोई नहीं थी। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि समझ ताहिर प्रिंस और असद प्रिंस भाई हैं। समझते हैं लोग, इसी तरह कहते हैं। एक काशी चीमा मर्डर हुआ था अपना पुलिस मुकाबले में आबिद बॉक्सर के, उसके साथ एक मुकाबले में और लड़का मारा गया था, वो था वसीम प्रिंस,
ठीक है, अब वो भी खूबसूरत नौजवान था और वो भी बड़ा जिद्दार नौजवान था। न वो भी असद प्रिंस की तरह ही बड़ा ही मतलब कि निडर और बहादुर इंसान था वो भी। तो ये चला जाता है उधर एमए कॉलेज में, वो एडमिशन हो जाता है इसका। एमए कॉलेज जाता है तो एमए कॉलेज के साथ ही रिवाज गार्डन का इलाका है, वहाँ पर एक लैंग्वेज सेंटर है। वो लैंग्वेज सेंटर आज तक मशहूर इस वजह से है कि वहाँ पर असद प्रिंस का भी मुकाबला हुआ, एक कोई पुलिस वाला वहाँ पर मुकाबले में मारा गया था। फिर उसके बाद आतिफ चौधरी को वहाँ ले जाकर मारा गया था, वो लैंग्वेज सेंटर में। अच्छा, उस लैंग्वेज सेंटर की ना एक लड़की होती है, स्टूडेंट होती है, उसकी इसके साथ दोस्ती हो जाती है। ये उसको मोटरसाइकिल पे लेके फिरता है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना इसके पास जब मैट्रिक किया इसने, इसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन जब ये कॉलेज में चला गया ना, तो इसके फादर ने, जो सऊदी अरब में होता था, उसने इसको एक 125 मोटरसाइकिल लेके दे दी। तो ये मोटरसाइकिल पे इसने जाना, वो लड़की से इसकी दोस्ती हो गई, इसने लड़की को मोटरसाइकिल पे लेके घूमना, वहाँ लैंग्वेज सेंटर जाना, वहाँ से लड़की छुट्टी होनी, उसको लेके निकलना। अच्छा, लैंग्वेज सेंटर के कुछ लड़के 3-4 थे, उन्होंने देखा इसको कि हल्की सी उम्र का पूर्ण टाइप लड़का है, तो हमारे जो अपना इंस्टीट्यूट की लड़की को जो है वो लेके घूम फिर रहा है। तो वो होता है ना, इस एज में बड़ा एक जेलस भी फील होता है और लोग अपना इस चीज़ को फील भी करते हैं। उन्होंने क्या किया, इसको रोक के ना इसको बेइज्जत किया, इसको थोड़ा-सा हिलाया-जुलाया, या कह लें कि कोशिश की कि ये इसके साथ वो सलूक किया जाए कि ये दोबारा यहाँ पर ना आए। अच्छा, अब ये इसके झगड़े 2 आपने ज़हन में रखने हैं, जो स्टार्ट में शुरू जो झगड़े अशफाक कालिया से और वो आशी बलोच वाला जो था, वो हुए हुए हैं। अब उन झगड़ों के बाद ना इसके अंदर एक बदमाशी का भी एक अंसर था, एक बदला लेने का भी अंसर था कि मैंने उन लोगों से बदला लेना है। अब ये जब कॉलेज में आता है ना, तो वहीं के अपना लड़के पीर गाज़ी रोड के जो इससे बड़ी एज के थे, जिनका ये बालका कह लें या जो इसको लेकर आए आगे, उन्होंने ना इसको एक पिस्टल भी खरीद कर लेकर दिया हुआ था। ठीक है, वो पिस्टल उनको दिया उन्होंने, तो वो पिस्टल भी इसके पास होता था। जब उन लैंग्वेज सेंटर के लड़कों ने इसके साथ कोई इसको बेइज्जत किया ना, तो इसने नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद ये फिर दोबारा गया उस लड़की को मिलने, तो वो उन लोगों ने फिर इसको रोका, तो इसने वो पिस्टल निकाल कर वहाँ पर फायरिंग कर दी। अच्छा, उस फायरिंग में एक लड़का ज़ाहिद नाम का लड़का था, वो हो गया ज़ख्मी, वो लैंग्वेज सेंटर का था। उसके बाद वो एफआईआर दर्ज होती है। प्रिंसिपल थे उसके लैंग्वेज सेंटर के मंसूर। मंसूर साहब, उन्होंने कोई उसको सपोर्ट किया लड़के को, क्योंकि उनका स्टूडेंट था, और वो सपोर्ट करके उन्होंने इसको गिरफ्तार भी करवाया, एफआईआर भी दर्ज करवाई, तो ये चला गया जेल। अच्छा, अब इसको आतिफ चौधरी के हवाले से आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है कि आतिफ चौधरी का इस वाक्य से पहले असद प्रिंस से कोई ताल्लुक नहीं था। अब उस दौर के जो आबद चौधरी एक करैक्टर था एमएसएफ का, आबद चौधरी ग्रुप के लड़के थे, खारी बलोच था एक, और एक अफजाल भट्टी था, एक कोई बिलाल बलोच था, ये सारे ना जेल में थे, अंदर जेल में थे। इससे पहले असद प्रिंस के जेल जाने से पहले एमए कॉलेज के बाहर एक वाकया होता है। उस वाक़ये में ये होता है कि आतिफ चौधरी और कुछ लड़के जो है ना, वो फायरिंग करते हैं गेट पे एमए कॉलेज के। उस गेट में ना कुछ 6-7 या 8 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, और जो ज़ख्मी होते हैं ना, उनमें कुछ कॉलेज के मुलाज़िम भी होते हैं एमए कॉलेज के, कोई लैब वाला था, कोई 1-2 और थे। वो में हॉस्पिटल एडमिट होते हैं जाके। अब उस दौर में नवाज़ शरीफ साहब जो थे ना, वो हुकूमत में थे। वो नवाज़ शरीफ साहब रूटीन में जो है ना जाते हैं में हॉस्पिटल, किसी अपना जैसे आजकल जाते हैं कि विजिट पे दौरे जाना पे। है, दौरे पे गए हैं, नवाज शरीफ वहाँ जाते हैं। अच्छा, उस दौरे के दौरान होता ये है कि ये ज़ख्मी भी वहाँ पे होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब इनकी इयादत भी करते हैं वहाँ पे, और वो पूछते हैं, भाई क्या हुआ तुम्हें, कैसे हुआ, कि गोली लगी है, किसने। अच्छा, वो जो मुलाजम होते हैं ना, वो नवाज शरीफ के आगे फट पड़ते हैं। वो कहते हैं, जी हम तो मर गए, हमारे तो कॉलेज का बुरा हाल है, वहाँ पे लड़कों ने तबाही मचाई हुई है, बदमाशी करते हैं। उनका तुम्हें किसने गोलियां, मैंने कहा जी आतिफ चौधरी है कोई। वो नवाज शरीफ को होता है ये, नवाज शरीफ अब जाहिर बात है हुकूमत में थे, हुकूमत उनकी थी, उन्होंने जो भी एसएसपी थे उस टाइम के लाहौर के, उनको कहा भैया कौन है आतिफ चौधरी, इन्हों फड़ो, इन्हों की ज्यादती की जे, मतलब कि उन्होंने डंडा दिया अच्छा खासा पुलिस को। वो होता है कि आतिफ चौधरी को कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के गिरफ्तार करके जेल भिजवा देते हैं। अब जेल भिजवा देते हैं। जेल में आतिफ चौधरी, क्योंकि वो खारी बलोच, बिलाल बलोच वगैरह ऑलरेडी उनका जेल में माहौल बना होता है। उस दौर में जेल जो है ना, वो बड़ी तगड़ी काटा करते थे लोग, पैसे देते थे, बदमाशी के सिर पे भी काटते थे बगैर पैसे दिए। अब स्टूडेंट लीडर जो हुआ करते थे, ये बदमाश होते थे उस दौर के, तो इनकी जेल बड़ी टोरी जेल हुआ करती थी। इनका माहौल था बिलाल वगैरह का, खारी बलोच वगैरह का, अफजाल भट्टी वगैरह का। आतिफ चौधरी जेल जाता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, जेल भिजवाती है, तो ऑलरेडी क्योंकि ये आबिद चौधरी ग्रुप के थे, आतिफ चौधरी उनके पास होता है।
अब असद प्रिंस जो है, जब इसको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं ना, तो इसके मैंने आपको बताया ना मोहल्ले में जिन्होंने इसको पिस्टल लेके दिया था, एक लड़का है इम्तियाज़ शेख, वो पहले एफसी कॉलेज में पढ़ता था, फिर उसके बाद अपना एमएसएफ में आ गया, तो एमएसएफ की भी लीडरशिप उन्होंने ले ली। एक नोमी बाबा हुआ करता था और एक और लड़का, ये असद प्रिंस की सपोर्ट किया करते थे। अब ये सारे एमएसएफ के थे और खारी बलोच वगैरह के दोस्त हुआ करते थे ये। इन्होंने असद प्रिंस को उधर खारी बलोच और बिलाल बलोच के पास भेज दिया कि यार साडा मुंडा आया, इन्हों अपने कोल रखना, जेल कटानी। वहां पर इसकी मुलाकात आतिफ चौधरी से होती है। एक तनवीर खाकवानी करैक्टर रहा है बड़ा, अपना उस दौर में गालिबन ब्लैक ईगल का शायद वो था, वो भी इसके असद प्रिंस पे हाथ रखता था। ये नोमी बाबा, तनवीर खाकवानी, इम्तियाज शेख वगैरह, ये सारे एक ही ग्रुप के हुआ करते थे। अच्छा, एक यूट्यूबर हैं शाहिद चौधरी, उनका वीलॉग भी मैं देख रहा था। वो कहते हैं कि असद प्रिंस को पिस्टल जो है वो उन्होंने दिया था। यार अब पता नहीं, मेरी तो जिन लोगों से बात हुई है ना, ये वो लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरा इनसे ताल्लुक भी है, मेरी दोस्ती भी है। शेख इम्तियाज़ का मैंने आपको नाम लिया, ये मेरे साथ एफसी कॉलेज में पढ़ा करता था, ये तो मेरा अपना कॉलेज फेलो है ये शेख इम्तियाज़ जो है। तो ये क्योंकि वहीं पर इछरे अपना शमा इनकी रिहाइश थी, तो ये मेरे ख्याल से, मैं इसलिए समझता हूँ कि इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अथेंटिक है, क्योंकि ये उसके मल्लेदार थे और इन्होंने ही उसके बहुत सारे मामला जो हैं वो निपटाए भी थे। अब वो तनवीर खाकवानी, इम्तियाज शेख, नोमी बाबा, ये सारे इकट्ठे हुआ करते थे। इन्होंने खारी बलोच वगैरह के पास असद प्रिंस को जेल भिजवाया। वहाँ आतिफ चौधरी से इसकी मुलाकात होती है। अच्छा, जेल में ही एक मजर तिब्बी करैक्टर है, देखे ना, ये एक ऐसा करैक्टर है, इसकी बदमाशी 1.5 से 2 साल रही है। इसने जो गुंडागर्दी की, जो तबाही मचाई है, वो 1.5 से 2 साल। लेकिन इस 1.5 से 2 साल में इसने, इसका ताल्लुक उन उन करैक्टर से रहा है जो माजी में मतलब कि टॉप के जो है वो बदमाश डॉन कह लें उनको, या कह लें कि जितने भी मतलब कि भत्ता माफिया कह लें, उस दौर के जो तगड़े लोग थे, उन सब के साथ इसका ताल्लुक रहा है। मजर तिब्बी का भाई होता था अजहर गुजी, उसके साथ भी जेल में इसकी वहीं पे असद प्रिंस की मुलाकात हुई थी, उससे भी इसका अच्छा रिलेशन डेवलप हो। अच्छा, जब ये जेल जाता है असद प्रिंस, तो मजहर तिब्बी, अजहर गुची, ये सारे जेल में ही हैं। अजहर गुजी, मजर तिब्बी का भाई जो था अजहर, वो उसकी जेल में मुलाकात इससे होती है वहाँ पे। अब खूबसूरत नौजवान था, निडर था, गुफ्तगू अच्छी करता था। आतिफ चौधरी के साथ इसकी बड़ी अच्छी लैक्स लैक हो गई। अब इस पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी ना, वो लैंग्वेज सेंटर के नौजवान वाली, तालिब इल्म वाली, उसमें ये होता है कि पीछे इसके जो सपोर्टर होते हैं वो कह लें, और प्लस इसकी फैमिली के लोग जो हैं वो उनके साथ मामला तय करते हैं। वो मंसूर जो प्रिंसिपल हैं, वो मामला क्या तय करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, इसने जो वो काम किया, उसको, नौजवान को ज़ख्मी किया, उसका इसको क़सास देना पड़ेगा। तो उस दौर में कुछ 60,000 रुपया जो था, वो बजरिया प्रिंसिपल उस नौजवान को दिया गया इसकी फैमिली की तरफ से। वो 60,000 जब दे दिया तो इनकी सुलह हो गई, तो इसकी बेल हो गई, ये बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाता है, बाहर आके फिर अपना एमए कॉलेज में अपने रूटीन के मामला जो है वो लेके चलता है। और अब ये बदमाश बन चुके हैं। नाम तो निकल गया ना इसका एमए कॉलेज का जी, उसने अपना 324 की या जख्मी किया था उसको, और फिर वापस भी आ गया, नाम इसका चल पड़ा था। अच्छा, उस टाइम पे ये जो स्टूडेंट लीडर्स थे, जैसे आतिफ चौधरी हो गया, आबिद चौधरी, अरशद अमीन चौधरी, इनके पीछे सपोर्ट क्या थी? ये बदमाश कैसे बन जाते थे? पावर क्या थी इनकी? पावर इनकी होती थी अपना स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट्स जितने भी कॉलेज के थे ना, उस दौर में आप ले लें, एमए कॉलेज हुआ करता था। सबसे ज़्यादा बदनाम जो था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बदमाशी के वाले से, वो एमए कॉलेज हुआ करता। उसके बाद आप आ जाए, दयाल सिंह कॉलेज हुआ करता था। फिर रेलवे रोड अपना कॉलेज हुआ करता था। इसी तरह एक कुशादरा डिग्री कॉलेज था। ये 3-4 कॉलेजों से ये बदनाम हुआ करते थे बदमाशी के वाले से, कि एमएसएफ के स्टूडेंट्स हवाले बदमाश से। हैं। और ये होता ये था कि अब इनकी एक आवाज़ पे जो है ना, कॉलेज में क्लासेस जो है वो सारी अपना ख़त्म हो जानी, बंद हो जानी, लोगों को लेके स्ट्राइक करवा के बाहर सड़कों पर ले आना। ये इनकी असल पावर जो थी वो ये हुआ करती थी, स्ट्रेंथ इनकी स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और उस दौर में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा, इसका इन्फ्लुएंस होता था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब वो जो मेन पॉलिटिक्स के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, वो इन पे हाथ रखा करते थे, वो इनको सपोर्ट किया करते थे। तो ये इनकी बदमाशी का कह लें, इनको परवान चढ़ाना, इनको सपोर्ट करना, इनके जायज़ नाजायज़ मामलात को देखना, उस दौर के जो पॉलिटिशियंस थे उनका बड़ा हाथ हुआ करता था इसमें। असद प्रिंस जब बेल करवा के बाहर आ जाता है, उसके कुछ महीने, 2-3 महीने, 4 महीने बाद आतिफ चौधरी की भी बेल हो जाती है, वो भी बाहर आ जाता है।
आतिफ चौधरी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उस दौर में कोशिश होती थी कि जो भी कोई लड़का लाहौर शहर में उठता था ना, जिसका नाम होता था या वो कोई जिद्दार था, उसकी कोशिश होती थी एमए कॉलेज या दयाल सिंह कॉलेज के जो है ना, वहाँ पे जाके उन हॉस्टल्स में वो उठना बैठना शुरू कर दें और वो झूठे सच्चे एडमिशन करा के अपने आप पर एक स्टूडेंट का लेबल लगवा लिया करते थे। आतिफ चौधरी ऑलरेडी पहले ही आबिद चौधरी ग्रुप से उसका ताल्लुक था। थे पहले ही अरशद अमीन चौधरी, आबिद चौधरी, आतिफ सब इकट्ठे हुआ करते थे ये। लेकिन बाद में कुछ मफादात की जंग थी, कुछ पैसों का झगड़ा हुआ करता था। ये कह लें कि अपना वैगनों से, बसों से अड्डे वगैरह लिया करते थे या छोटे-मोटे कोई मामलात होते थे। उन पैसों पे इनका जब झगड़ा शुरू होते-होते इनकी लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ गई और इस हद तक चली गई कि ये एक-दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। अब आतिफ चौधरी आबिद चौधरी ग्रुप का था। आबिद चौधरी उसका यार-ए-गार बन चुका हुआ था। एक-दूसरे की खातिर वो सारा कुछ करने को तैयार हुआ करते थे। अच्छा, आतिफ चौधरी आ गया एमए कॉलेज, असद प्रिंस से दोस्ती हो गई, वहाँ पर इनका मेल-जोल बढ़ना शुरू हो गया। अब असद प्रिंस की बहादुरी, उसकी निडरी या उसका जो बेखौफी थी, वो इन पर आतिफ चौधरी वगैरह पर खुलती कब है? आपको मैंने कहा था ना कि 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, अशफाक कालिया और वो आशी बलोच। ये होता है कि अशफाक कालिये पे उसको गुस्सा होता है, ये अशफाक कालिये को ना फायर करके ज़ख्मी करता है। असद प्रिंस। असद और ये अकेला जाता है या मतलब आतिफ 1-2 चौधरी लड़के तो वगैरह? साथ होते हैं, नहीं आतिफ चौधरी वगैरह इस चीज़ में शामिल नहीं है अभी, वो उसको ज़ख्मी करता है। अब जब इसको ज़ख्मी कर देता है ना, तो 2-4 दिन 5 दिन गुज़रते हैं, ये पीछे चढ़ जाता है आशी बलोच के ऊपर। अब वो भी एमएसएफ का ही ताल्लुक था ना आशी बलोच से। अब एक करैक्टर है नदीम पोपा, वो आतिफ चौधरी का महल्लेदार था, अंदरून लोहारी का। ठीक है, नदीम पोपे का आतिफ चौधरी से ताल्लुक, उसी बेस पे बाकी जितने भी एमएसएफ के लड़के थे उनसे भी ताल्लुक, आशी बलोच से भी उनका ताल्लुक था। अब जब उन्हें पता लगता है कि असद प्रिंस ने एक वो लैंग्वेज सेंटर वाली 324 की है, ये अशफाक कालिये वाली कर दिया और अब वो आशी बलोच के पीछे है वो। तो अब ये करते क्या है कि नदीम पोपा जो है ना, मैनेज करता है किसी तरीके से इसकी असद प्रिंस की। एक आगा नवीद करैक्टर, वो भी इनके साथ असद प्रिंस का बड़ा जोटीवाल था, आतिफ चौधरी का बड़ा जोटीवाल था वो। अब ये नदीम पोपा जो है ना, ये अरेंज करता है कि असद प्रिंस की और आशी बलोच की सुलह करवा दें। तो ये किसी जगह पे कट रखते हैं सुलह के लिए, वहाँ पर फिर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है तो असद प्रिंस उसको, आशी बलोच को भी फायर मार देता है, उसको भी जख्मी कर देता है वहाँ पे। वो बदला उसने, जो गुस्सा था वो टेंड का, बमों का, वो उसने यहाँ पर आशी बलोच से निकाला। अच्छा, उस टाइम पे असद प्रिंस की इंटेंशन जो है वो ज़ख्मी करने की होती थी, कत्ल वगैरह की नहीं थी? कत्ल की असल में उस टाइम ना इतना कोई अभी तक वो आगे निकला नहीं था, लेकिन उसकी बहादुरी और उसका जो निडरी थे ना, वो ये 2-3 जो उसने वकूए किए थे ना, ये अशफाक कालिया वाला, जाहिद वाला लैंग्वेज सेंटर वाला और ये आशी बलोच वाला, ये देख के वो जितने भी अपना थे ना आतिफ चौधरी वगैरह, वो इससे बड़ा इम्प्रेस हुए थे। अच्छा, असद प्रिंस जो था वो शूटर था, वो डकैत था, अगवा करता था, क्या कुछ करता है, किस तरह के जराइम करता था? जुराइम उसने छोड़े कोई नहीं, तकरीबन हर किस्म के जुराइम उसने किए हैं। जब उसका नाम निकल गया इस 1.5-2 साल में, इस गैंग के साथ मिलके, आतिफ चौधरी, आगा नवीद हो गया और भी 2-3 लड़के 4 लड़के होते थे, ये सारे इकट्ठे हुआ करते थे। ये नदीम पोपा, ये भी इनके साथ ही हुआ खालिद करता हीरा था। एक था। एक खालिद हीरा था। ये सारे मतलब कि एक ही गैंग इनका हुआ करता था। अब जब इसने ये 324 के वाक़यात किए ना 2-3 इसने, तो इसके बाद ये आतिफ चौधरी वगैरह, आगा नवीद वगैरह, ये उससे बड़ा इम्प्रेस हुए कि यार बड़ा बा इन्होंने उसको बिल्कुल अपने साथ अटैच कर लिया और बहुत हम प्याला हम निवाला हो गई है। फिर उसके बाद चल सो चल वाला काम शुरू हो गया इसमें। अब होता ये है कि इनकी आतिफ चौधरी से इसकी इतनी कुर्बत हो जाती है कि आतिफ चौधरी के जितने मुखालिफ होते हैं ना, वो समझ लो कि असद प्रिंस के भी मुखालिफ हैं। अब उस दौर में एमएसएफ के जो ग्रुप आपस में अपना मुखालफत थी, अरशद अमीन चौधरी की, आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी वगैरह से मुखालफत थी। एक टाइम आया कि अरशद अमीन चौधरी ने आबिद चौधरी को मर्डर करवा दिया। उसके बाद आतिफ चौधरी अरशद अमीन के खून का प्यासा हो गया। अरशद अमीन चौधरी जेल में होता है। अरशद अमीन चौधरी का एक राइट हैंड हुआ करता था नवाज जट। नवाज जट और एक उस दौर में हाजी परवेज़, राना इम्तियाज़,
ये अरशद अमीन के बहुत क्लोज हुआ ये करते दयाल थे। सिंह कॉलेज की। दयाल सिंह कॉलेज के आबिद चौधरी, सॉरी आरिफ चौधरी, जो अरशद अमीन चौधरी के साथ मर्डर हुआ था इकबाल टाउन में, ये अरशद अमीन चौधरी के बहुत क्लोज होते थे। ये नवाज जट कैंप जेल से अरशद अमीन चौधरी की मुलाकात के बाद निकलता है, एक इसके साथ दोस्त होता है, इसका साथी होता है। ये वहाँ से निकलते हैं तो मजंग पहुँचते हैं, तो मजंग पहुँच के आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, आगा नवीद, ये उन दोनों को वहाँ पे मार देते हैं। मार के ये निकल जाते हैं वहाँ से। अच्छा, फिर इसके बाद ना एक और लड़का है एमएसएफ शादरा कॉलेज का होता है, उसको भी ये मर्डर करते हैं, और उसमें मेरा ख्याल शायद नदीम पोपा और ये असद प्रिंस, आगा नवीद वगैरह ये इकट्ठे थे उसका। अब उसके बाद इनका एक खौफ जो था ना वो बड़ा बैठ जाता है। असद प्रिंस बहादुरी के हवाले से ना एमएसएफ के जितने भी थे ना, खासकर अरशद अमीन चौधरी पर उसकी बड़ी हैबत तारी थी। अरशद अमीन चौधरी इससे बड़ा खौफजदा हुआ करता था। और एक टाइम ऐसा आया कि अरशद अमीन चौधरी जो था ना, इसके खौफ से खुद जेल में जाके बैठ गया था। उसको ये था कि असद प्रिंस जितनी देर तक आतिफ चौधरी के साथ है ना, क्योंकि आतिफ चौधरी तो ऑलरेडी उसके खून का प्यासा था, उसको ये था कि असद प्रिंस जो है ना मुझे कहीं भी ले दे जाएगा, मेरा कहीं भी काम लगा देगा। वो इतना खौफजदा था, और कुछ अरसा वो जाकर जेल में भी बैठ गया, और जेल में बैठ के उसने प्लान किया आतिफ चौधरी और असद प्रिंस के मुतल्लक। बहुत सी उसने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। एंड कामयाब आतिफ चौधरी के मुतल्लक कब होता है? वो जब आतिफ चौधरी इलाका गैर से गिरफ्तार होके लाहौर आता है। असद प्रिंस ने जब यहाँ पर भी नहीं रुका, आपको बताया कि अजहर गुज्जी से असद प्रिंस का ताल्लुक जेल में, अजहर गुज्जी मजर तिब्बी का भाई। अब ये लोग ज़्यादातर मफरूरी जो थी ना, कह लें कि मुस्लिम लीग हाउस में ये मफरूरी काटा करते थे। उस दौर में अपना रियाज फतेहाना होते थे, वहाँ पर रियाज फतेहाना हाउस में वहाँ मफरूरी काटा करते थे ये आतिफ चौधरी, असद प्रिंस वगैरह। बल्कि आतिफ चौधरी की पहली गिरफ्तारी फतेहाना हाउस से हुई थी, और एक मरतबा असद प्रिंस भी वहाँ से गिरफ्तार हुआ था। अब इन्होंने फिर वो चल सो चल वाला काम जो ना इनका शुरू रहा, चलता रहा। इलियास गोजरे वाला एक बड़ा करैक्टर हुआ, बड़ा नाम था। ज़ियाउल-हक के प्लेन का जो अपना अटैक हुआ था, उसमें भी इलियास गोजरे वाले का नाम आया था। मज़हर तिब्बी का इलियास गोजरे वाले से बहुत ढेर ताल्लुक था, बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अब उसकी वजह से ये आतिफ चौधरी वगैरह, ये असद प्रिंस वगैरह, इनका भी उनसे ताल्लुक था। मज़हर तिब्बी ने इलियास गोजरे वाले को कहा कि शेखुपुरे में कोई टारगेट है, कोई लोग हैं, कोई दुश्मनी थी किसी की। अच्छा, यहाँ पर जब असद प्रिंस ने ये स्टूडेंट्स मर्डर किए हैं ना, तो एक किरदार है, देखें ये एक ऐसा किरदार है असद प्रिंस का कि लाहौर के जितने भी नटोरियस करैक्टर रहे हैं ना माजी में, बदमाश कह लें, बत्ताखोर कह लें, मुंशियात, वो इसने कहीं ना कहीं उन सबको अटैक किया है, कहीं ना कहीं उनसे लिंक में रहा है ये। एक अंदरून शहर की लोहारी की आतिफ चौधरी के मोहल्ले की एक बड़ी मशहूर खातून बानो बीबी बानो, रही है। बिल्कुल। मंशियात के हवाले से उस खातून का बड़ा नाम हुआ है। पूरी फैमिली ऐसी थी। सारी फैमिली, 4 या 5 बेटे थे उसके, ठीक है? और पूरे पाकिस्तान में मंशियात पर पाबंदी होती थी, किसी की मंशियात नहीं बिकती थी तो इसकी बानो बीबी की मंशियात बिकती थी वहाँ पर। उसका एक बेटा था रेहान नानी। आतिफ चौधरी की मुखालफत थी बानो बीबी के लड़कों के साथ। एक अपना पीची था, कमाल पीची था, नादू था, पत्तो था, और ये एक रेहान नानी था। अच्छा, अब असद प्रिंस क्योंकि आतिफ चौधरी का यारेगार था, हम प्याला हम निवाला थे। रेहान नानी ना निकलता है कि अपने घर से निकल के जाता है, तो वो ना कोई नान लेने जाता है, रोटियां लेने तंदूर पे। रास्ते में कहीं इसकी आगा नवीद की और असद प्रिंस की उस पर नज़र पड़ जाती है कि ये तो रेहान नानी है, यदि तो आतिफ ना मुखालफत ही कीजिए। अच्छा, वो अपना तंदूर पे जाता है, तो वो ना उसको अपना आतिफ को कॉल करते हैं। पीटीसीएल फ़ोन उस वक्त ज़्यादातर, कॉल करके पूछते हैं कि अपना वो रेहान नानी नज़र आया जे, ते की करना है? तो आतिफ उनको कहता है कि जे टारगेट च आंदा है ते फोकस चेगा ते उन्हों ला दियो काम दा। ये आते हैं वहाँ पे, उसको मार के तो ये निकल जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, इनके बाद ना इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने उजरत पे बंदे मारने शुरू कर दिए, लोगों से पैसे लेके मारने शुरू कर दिए। अब मज़हर तिब्बी ने कहा लियाज गोजरे वाले को, लियाज गोजरे वाले ने कहा आतिफ को। अब ये उजरत पे कत्ल शुरू हो गए, पैसे लेके कत्ल शुरू हो गए। आतिफ ने फिर इनके ज़िम्मे लगाया, इन्होंने शेखुपुरे जाके 3 लोगों को मार दिया। फिर इसी तरह आतिफ को मज़हर तिब्बी ने खुद डायरेक्ट कहा, फिर एक फैसलाबाद के लिए काम दिया इन्होंने, फैसलाबाद में जाके इन्होंने 2 लोगों को मारा। शेखुपुरा में जो लड़के मारे थे उसमें आगा नवीद था,
असद प्रिंस था और एक बंदा था भोला नाम का। वो भोला अलियास गोजरेवाले का बंदा था। अलियास गोजरेवाला अपना बंदा भी एक साथ भेजता था। और फैसलाबाद में जो 2 मारे, वहाँ भी भोले को साथ भेजा इनके असद प्रिंस और आका नवीद वगैरह के साथ। अच्छा, इनमें शूटर कौन होता था? ये सारे आपस में ये शूटर मारते थे अब ये या शूटर ही हो असद गए ना। प्रिंस जो है वो फाइटिंग करता था? अब ये शूटर ही हो गए ना, आगा नवीद को भी ले ले, असद प्रिंस को भी ले ले, और वो जो भोला भेजा साथ अलियास गोजरे वाले ने वो भी भेजा। ये सब अब शूटर ही थे, क्योंकि अब पैसे लेके इन्होंने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो एक पैसे भी जो थे वो एक कह लें कि बहुत सोर्स ऑफ इनकम जो था, बहुत एक ईजिएस्ट वे इनको नज़र आ रहा था कि किसी से पैसे पकड़े उसको मार के तो निकल गए। हाथ इनका खुल गया था। हाथ खुल गया हुआ था इनका। इसी तरह उन्होंने और भी कई लोगों को मारा जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके, क्योंकि असद प्रिंस की तफ्तीश तो हो नहीं सकी। ठीक है, वो सडन एक एनकाउंटर जो हुआ था उसमें मारा गया था। अगर तफ्तीश होती तो पता लगता, ये गिरफ्तार होता तो पता लगता कि इन्होंने और क्या क्या काम किए होंगे। मतलब अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने कितने मारे हैं। ये भी नहीं इस चीज़ का अंदाजा कोई, लेकिन इस 1.5-2 साल के अरसे के दौरान काम ये बहुत बड़े बड़े कर गया था। उस टाइम पे एज क्या थी असद प्रिंस की? अच्छा, ये इसका जब पुलिस एनकाउंटर होता है ना, को हार्डली 22-23 साल इसकी एज थी। ठीक है, असद प्रिंस की मतलब हल्की उम्र थी, कोई इतना मतलब कि नहीं कि टीनेज ही कह लें कि यही एज होती है, तकरीबन 20-22 साल की उम्र। और घर बार छोड़ दिया था? घर बार अब जब ये काम किए तो फिर घर तो नहीं रहना था, घर वाले तो प्रॉब्लम में थे। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड करती थी, घर ताला होता था, कभी किसी को पकड़ के ले जाना, या घर वालों ने कभी कहीं पर वक्त गुजारना, कभी कहीं वक्त गुजार, दर बदर घर वाले भी जो है इसकी वजह से रहे हैं। एक इंसिडेंट होता है, वो बड़ा फिल्मी सीन था हाई कोर्ट चौक में, स्टेट बैंक के सामने। स्टेट बैंक के सामने। आतिफ चौधरी ना एक करेक्टर रहा है, पप्पू तेली। वो सट्टेबाजी के हवाले से जुआ करवाया करता था उससे। आतिफ चौधरी उससे भत्ता मांगता है, वो उसको भत्ता नहीं देता, वो उसके साथ बैठ जाता है और अपने साथ ना गार्ड्स रख लेता है, कोई 5-7-8 गार्ड्स उसके साथ। वो उसने बाहर निकलना तो इतने गार्ड्स लेके निकलता था। अब होता ये है कि हाई कोर्ट चौक में ना वो पप्पू तेली जा रहा होता है, तो गाड़ी पर ये भी आगे से गाड़ी पर आ रहा होता है, इनका आमना सामना हो जाता है। वो माल रोड के ऊपर बीच में चौक में जब इनका आमना सामना होता है ना, तो असद प्रिंस ने जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया ना, वो लोग उस दौर के जो ऐनी शाहिदीन थे ना, वो कहते हैं कि यार क्या कोई फिल्मी सीन होगा, क्या हमने फ़िल्मों में देखा होगा इस किस्म के सीन कि किस तरह से अटैक होता है, और अपना गैंग वार या अंडरवर्ल्ड के लोग एक दूसरे को किस तरह से अटैक करते हैं। कहते यार हमें वो सीन भूल गए थे जो ये वो अटैक था। और इस कदर खौफनाक इसने क्लाशनकोफ के ब्रस्ट मारे थे उन पे। पप्पू तेली ज़ख्मी हुआ, उसके गार्ड ज़ख्मी हुए, कुल टोटल 13-14 लोग उस इंसिडेंट में ज़ख्मी हुए थे। कहते हैं जमीन पे बैठ के फायरिंग की थी। हाँ, हाँ, बड़ा वो क्लाशनकोफ बड़े तरीके से इसने, पता नहीं बताते हैं कि एडजस्ट करके जिस तरह इसने ब्रस्ट चलाए हैं ना वहाँ पर, वो देखने वाली चीज़ थी। तो वो 14 लोग इसने वहाँ पर ज़ख्मी किए उन लोगों को। इसके अलावा और बड़ी वहादत रोड में एक अपना कोई प्रॉपर्टी डीलर था, उसके साथ झगड़ा हुआ, उसको फायरिंग करके उसका कोई गार्ड मर गया था, वो खुद भी ज़ख्मी हुआ था। एक बड़ा नामवर, बड़ा तगड़ा एक इश्तिहारी रहा है, उजरती कातिल रहा है, नईम खान। ठीक है, नईम खान वहादत रोड पे जा रहा होता है, अब्दुल्ला मीर गालबन ब्लैक ईगल का वो उसके साथ होता है। तो अब्दुल्ला मीर से इसकी ऑलरेडी पहले ही ना पीपल्स पार्टी का ऑफिस फैसल टाउन में, वहाँ पे कहीं इसकी किसी बात पे ना आपस में मुंह मारी हो गई या चपकलिश या झगड़ा हुआ। तो ये वहादत रोड पे जा रहे होते हैं, तो नईम खान जो है ना, उसका किसी स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो उतर के वो देख रहे होते हैं, तो इनका वहाँ से गुजर होता है। ये देखते हैं मीर अब्दुल्ला और उसको, नईम खान को, तो ये ना वहाँ पे रुक के उनसे खै बखै शुरू कर देते हैं। अब उनका झगड़ा होता है, तो ये फायर मार के उसको, नईम खान को भी जख्मी कर देता है। नईम खान बड़ा तगड़ा इश्तिहारी था, बड़े बंदे मारे हुए हैं उसने, वो भी, उसका भी पुलिस एनकाउंटर हुआ था। देखो कि एक असद प्रिंस है, मैंने आपको को 15-20 किरदार उस दौर के वो नामी ग्रामी जो आज तक डिस्कस होते हैं, उन सब के साथ इसका इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरीके से रहा है। सबको इसने टफ टाइम दिया हुआ है, सबके साथ ताल्लुक रहा है, या मुखालफत रही है, या उन लोगों को मारा है इसने। ये एक ऐसा करैक्टर था। तो और बेशुमार मतलब कि इसकी वैसे 324 की वारदातें हैं जो इसने की थी। अब आतिफ चौधरी की वजह से
इसको ना फेम मिलता था। इसकी वजह से आतिफ चौधरी की जो थी एक अलहदा से बनती थी बदमाशी के नाम पे कि भाई आतिफ चौधरी के पास एक ऐसा साथी, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा शूटर है जिसके खौफ से आतिफ चौधरी के जो दुश्मन थे वो उन पर इतनी हैबत तारी होती थी कि अरशद अमीन चौधरी जैसा ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर वो जेल में छुपा जाके हुआ बैठ था। गया जाके। ठीक है, कितना खतरनाक और कितना खौफनाक ये करैक्टर असद प्रिंस था। अब असद प्रिंस को एक वो 60,000 रुपया दिया हुआ था ना जो मंसूर प्रिंसिपल को, वो चीज़ भी उसको बड़ी कुड़कती थी कि देखा ना, उसने अपने माजी में उसके साथ जो कुछ हुआ उसने किसी को स्पेयर नहीं किया। आशी बलोच को नहीं छोड़ा उसने, अशफाक कालिया को नहीं छोड़ा उसने। अब ये एक जो मामला था मंसूर प्रिंसिपल वाला जो 60,000 रुपया दिया था ना, वो उसको भूलता नहीं था, वो उसको याद आता था। आतिफ चौधरी के साथ डिस्कस करता है वो, उसने कहा कोई गल नहीं मुहब्बत जी, आतिफ चौधरी का डायलॉग था मुहब्बत जी इन्हां दी ऐसी दी तैसी 60 दे डबल करके लवांगे ऐसी उन्हां कोलों, ऐसे मतलब कि उसने। अब आतिफ चौधरी फोन करता है मंसूर को, प्रिंसिपल को, वो उससे भत्ता मांगता है। वो खैर को टाइम लेता है, को देखता है कि मामला, आतिफ चौधरी का बड़ा नाम होता था उस दौर में, तो वो खैर जब पता लगता है कि आतिफ चौधरी ने उससे प्रिंसिपल से भत्ता मांगा है, तो उस दौर में आबिद बॉक्सर जो था ना वो बहुत एक्टिव था। पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से भी कह लें आप, और सर्विस में, पुलिस महकमे पुलिस में एक नाम आबिद बॉक्सर का बन गया हुआ था। नाम क्यों बना था कि इससे पहले आतिफ चौधरी के और आबिद बॉक्सर के 3-4 पुलिस मुकाबले हो चुके थे, और वो मुकाबले सड़कों पर हुए थे, आपस में क्रॉस फायरिंग हुई थी, लेकिन दोनों साइडों से कोई नुकसान नहीं हुआ था, महफूज रहे थे वो चीज़ में। तो इस हवाले से आतिफ चौधरी पर आबिद बॉक्सर ऑलरेडी काम कर रहा था। उसमें कोई एसएसपी या एसपी थे, अपना गुलाम मोहम्मद जी, जी, कलियार थे बिल्कुल, गल, मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है उनके साथ। ठीक है, वो तो हुआ करते थे। अब जब उनको पता लगता है ना कि वो प्रिंसिपल से आतिफ चौधरी ने भत्ता मांगा है, तो पहले ही पुलिस आतिफ चौधरी के, असद प्रिंस के, इनके पीछे थी, आगा नवीद के, खालिद हीरा, ये जितना भी ग्रुप था इन सब के पीछे थी। गुलाम मोहम्मद कलियार साहब क्या करते हैं कि वो सिविल कपड़ों में जाते हैं, साथ आबिद बॉक्सर होता है, कोई उससे इंफॉर्मेशन ले जाके, मतलब कि पुलिस के साथ नहीं जाते कि कोई बात फैल ना जाए या इनको पता ना लग जाए इनको, और ये अपना कॉन्शियस हो जाए। वो वहाँ पे जाते हैं, जाके उनसे बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो उनके बैठे हुए आतिफ चौधरी की कॉल फिर आ जाती है मंसूर साहब। तो वो कहते हैं कि हाँ जी पैसे का की कीता है? उनका जी पैसों का अरेंज हो गया है। ते उनका अच्छा, ते मैं 8 बजे आवांगा। आतिफ सर ने कहा मब्बा जी 8 बजे आवांगा पैसे लैन वास्ते। उनका जी ठीक है आ जाओ तुसी 8 बजे। पैसों की कितने की डिमांड थी? यार पैसे उस दौर में पता नहीं कोई लाख, 1.5 लाख, ऐसे कोई 2 लाख करके, को मुझे एक्चुअल ना फिगर याद नहीं है अब उसका सही। तो लेकिन थे इतने की पैसे, कोई लाख 1.5 लाख ऐसे कोई थे। तो ये उनसे जब पैसों की डिमांड करते हैं ना, कहता है कि मैं आऊँगा 8 बजे, पैसे लैन आवांगा। वो उनका जी ठीक है आ जाओ तुसी। उन्होंने कहा कि 8 बजे का टाइम अभी 4-5 घंटे बीच में है, तो उनका जी गुलाम मोहम्मद कलियार से बैठ के हम प्लान कर लेंगे कि हमने करना क्या है। अच्छा, अभी वो ये बात कर रहे होते हैं, को 5-7 मिनट गुजरते हैं, तो आतिफ चौधरी की कॉल आ जाती है, वो बाहर आ जाता है पैसे लेने के लिए। उनका जी बाहर आ गए हैं तो पैसे भेज दो। अच्छा, एकदम वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या इसने किया है। तो आबिद बॉक्सर के पास पिस्टल होता है उस टाइम, वो पिस्टल निकाल के ना अपना एक्टिव होता है, या कह लें कि बाहर जाने की कोशिश, तो उसको गुलाम मोहम्मद कलियार रोक देता है। उनका ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਸਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਤਿफ चौधरी भी, ਤੇ मतलब कि वो क्लाशना उन्होंने कोल होंदी है, बेवकूफ़ी है, वो उसको रोक देते हैं। कहते अब करे क्या? वो गुलाम मोहम्मद कलियार सियाणे पुलिस अफसर थे, समझदार थे, चीज़ों को टैकल किस तरह करना है। उन्होंने प्रिंसिपल को कहा, उनका जी तुसी इस तरह करो, इनू अद्धे पैसे दिओ। उनको जी ये अरेंज अद्धे पैसों का हो गया, बाकी पैसे असीं तुहानू कल दे देना, कल का कोई टाइम दिओ। वो कहते ठीक है, उसको आधे पैसे जाके बाहर पकड़ाए, बाकी का कल का टाइम किया, वो चले गए। अच्छा, नेक्स्ट डे को बसंत थी, तो बसंत नाइट पे उनका जी कल रात तिकर पैसे जिन्हें तुसी लै जाना आके, मैं कल रात तिकर अरेंज कर लाँगा। अब कल की प्लानिंग जो है वो पुलिस ने पहले ही शुरू कर दी। आबिद बॉक्सर वो लैंग्वेज सेंटर के अंदर जो घर घर भी था, रिहाइश भी थी उनकी, वो वहाँ पर गेट के अंदर वाली साइड पर होता है। बाहर भी अपना गार्ड्स वार्ड जो थे इनके पुलिस वाले वो भी होते हैं। अब वहाँ पर आगा नवीद, आतिफ चौधरी, नेक्स्ट डे असद प्रिंस और खालिद हीरा, ये 4 लोग जाते हैं पैसे लेने के लिए।
खालिद हीरा और असद प्रिंस गाड़ी से उतरते हैं, उतर के पैसे लेने के लिए जाते हैं। अब वो गली आपने शायद देखा हो, वो लैंग्वेज सेंटर, तो वो एक ना पतली सी गली है, साइडों पर घर है और लैंग्वेज सेंटर है, तो आगे से गली बंद है। वो उस गली में जाते हैं, तो इतने में ना आतिफ चौधरी भी उतर के ना गली में टहल रहा होता है, मतलब कि देख रहा होता है। अब बसंत की वजह से शोरगुल बड़ा होता है, लोग फायरिंग भी कर रहे होते हैं। उस दौर में हवाई फायरिंग आम हुआ करती थी, तो वो सारा सिलसिला एक माहौल सा बना हुआ है, चल रहा है। अच्छा, आतिफ चौधरी को गेट के अंदर ना किसी का साया नजर आता है, तो आतिफ चौधरी ना मतलब कि कॉन्शियस सा हो जाता है, कॉन्शियस होके तो गाली निकाल के ना तो उस साए की तरफ ना वो एक फायर करता है, ब्रस्ट मारता है वहां पे। तो एक गोली स्किट होके ना आबिद के हाथ पे भी लगती है। जब वो फायरिंग होती है ना, तो आबिद अंदर से ब्रस्ट मारता है, और वो ब्रस्ट जब मारता है ना, तो वो असद प्रिंस की बक्खी में जाके कमर पे फायर लगते हैं। और इसी तरह खालिद हीरा जो होता है, उसको भी कोई 5-6 फायर लग जाते हैं इसी दौरान। अच्छा, आबिद बॉक्सर की उस टाइम पे इंटेंशन ये नहीं थी कि असद प्रिंस को मार देने या उससे मुकाबला करना है? असल में उनको इस चीज़ का तो आइडिया नहीं था कि असद प्रिंस भी साथ आएगा। असल मेन टारगेट था आतिफ चौधरी, ठीक है? अब वो आतिफ चौधरी के लिए वहाँ पे फील्डिंग सारी लगी हुई अच्छा, थी। लेकिन लड़ाई जो थी वो असद प्रिंस की थी, आतिफ चौधरी का डायरेक्टली कोई मसला नहीं था वहाँ पर। डायरेक्टली तो मसला कोई नहीं था। अब वो असद प्रिंस का वो 60,000 याद आता था उसको कि मैं 60,000 दे के सुलह कीती है, 60,000 इन्हां दी ऐसी दी तैसी असी होइए भलवान लाहौर शहर दे बदमाश होइए, ते लोकी साडे हवा तो भी चलन ते साडे पैसे खा जान, वो चीज़ उसको तंग किया करती थी। अब जब वहाँ पे फायरिंग हो गई ना, तो ये भागे बाहर की तरफ सारे। अब बाहर भी पुलिस वाले मौजूद थे, बाहर भी उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी। अब इनकी क्रॉस फायरिंग होती है आपस में। असद प्रिंस को फायर लगते हैं, वो वहीं पर मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है, वहीं पर ढेर हो जाता है। खालिद हीरे को 4-5 या 6 गोलियां लगती हैं, खालिद हीरा भी जख्मी हो जाता है। आतिफ चौधरी को 2 गोलियां लगती हैं इस फायरिंग में। आगा नवीद को गोली लगती है सिर में, लेकिन वो यहाँ से ना छू कर गुजर जाती है उसको। वो ड्राइव करता है गाड़ी, वो इनको डालता है गाड़ी में। असद प्रिंस को वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी डेथ हो गई। खालिद हीरा जख्मी हालत में, उसको गाड़ी में डाला, आतिफ को बिठाया, ये वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। रास्ते में 3 गाड़ियां छीनते हैं ये। एक गाड़ी छीनी, फिर दूसरी छीनी, जो तीसरी गाड़ी छीनी उन्होंने, वो एक कोई डीआईजी जेल खाना जाते उनकी गाड़ी छीनी उसने। ये जाते हैं जेल रोड पे। जेल रोड पे सर्विस हॉस्पिटल, खालिद हीरे को सर्विस हॉस्पिटल की पार्किंग में फेंकते हैं कि तू अपना इलाज मालजा यहाँ करा, तेरा हमारे साथ जाना इसका मतलब है कि तू मर जाएगा। गोलियां उसको ज़्यादा लगी थी। वो वहाँ पे खैर देखते हैं कि ज़ख्मी पड़ा हुआ है, उसको अंदर ले जाते हैं, उसका इलाज मालजा शुरू हो जाता है, तो खालिद हीरा बच जाता है, और वहीं पे गिरफ्तार भी हो जाता है। गिरफ्तार भी हो जाता है वहाँ पे। अब आगा नवीद और आतिफ चौधरी ज़ख्मी थे। अब होता ये है कि ये यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद इन्होंने गाड़ी और कोई नहीं छीनी, यही 3 गाड़ियाँ जो सर्विस हॉस्पिटल तक इन्होंने छीनी थी। उस गाड़ी पे ये क्या करते हैं, एक उस दौर का बड़ा ही तगड़ा, बड़ा मशहूर व मारूफ करैक्टर हुआ करता था, कालू शाहपुरिया। ये सीधे कालू शाहपुरिया के पास जाते हैं। वहाँ उसके पास जाते हैं, कालू शाहपुरिया इनका इलाज मालजा करवाता है, कई दिन अपने पास रखता है, डॉक्टर को बुलाता है, जो भी मतलब कि उसने इनको वहाँ पर पनाह दी, इनका इलाज मालजा कराया। और उसके बाद फिर जब ये सेहत तंदुरुस्ती होती है, तो फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से जाते हैं। उसके बाद फिर पता लगा कि आबिद बॉक्सर को जब पता लगा कि कालू शाहपुरी ने इनको पनाह दी थी, बाद कालू शाहपुरी से आबिद बॉक्सर का भी एक ताल्लुक था उस दौर में। मतलब कि उस दौर के जो अपना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे ना, वो मोस्टली उनका ये हुआ करता था कि वो लाहौर के जितने भी डेरेदार कह लें, अपना रस्सागीर कह लें, या नामवर लोग हुआ करते थे, नटोरियस भी थे उनमें, तो उनके साथ पुलिस अफसरान का ताल्लुक होता था। उसके ताल्लुक की एक वजह ये होती थी कि इनको वहाँ से किसी न किसी से इन्फॉर्मेशन जो है इनको मिल जाया करती थी। तो वो जब कालू शाहपुरी आबिद बॉक्सर को मिला, जब पता लगा, तो वो अपनी सफाइयाँ भी देता रहा कि नहीं भाई ने सरा जे इंज सी उंज सी मेरे को लाए सन, मैनू पता नहीं सी होया कि ये मेरी मजबूरी सी। वो इस किस्म की उसने अपना सफाइयाँ देनी शुरू कर दी थी। तो ये असद प्रिंस की जो वहाँ पर पुलिस मुकाबले में डेथ हुई है ना, उसके बाद आबिद बॉक्सर ने अपने पॉडकास्ट में भी, जैसे आपने स्टार्ट में बताया, कि आबिद बॉक्सर अभी तक स्टिल कहता है कि यार मैं जब भी उस वक़्त को, उस दिन को याद करता हूँ, असद प्रिंस मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो मुझे एक वैसे ही अंदर ना खिंच सी पड़ती है, एक मुझे दुख सा होता है कि यार उस लड़के की उम्र नहीं थी मरने वाली। बड़ा खूबसूरत नौजवान, बहादुर था। और कहता है आबिद बॉक्सर कि मैंने अपनी लाइफ में को
2-3 लोग हैं जिनको मैंने बहादुरी में देखा है, उसमें ये असद प्रिंस, एक अन्नू चुबेल और एक वसीम प्रिंस जो काशी चीमे के साथ मरा था। ये 3 लोगों का वो आबिद बॉक्सर आज भी नाम लेता है कि यार ऐसे बहादुर मैंने बहुत ही कम देखे हैं। असद प्रिंस के इस पुलिस मुकाबले के बाद अमालनामा बना होगा, कोई रिपोर्ट बनी होगी। कितने कत्ल, कितने ऐसे मुकाबले इसके सामने आए जिसमें इसने ज़ख्मी किया? देखें अली, ये तो जो नाम सामने आते थे ना, जो एफआईआर दर्ज होती थी, उसमें अपना बानो बीबी का जो बेटा था रेहान नानी वो ले लें, नवाज जट ले लें, फिर एक अच्छा सोडीवाल का एक लड़का था सैफी, वो भी इसने मर्डर किया हुआ था असद प्रिंस ने। एक वो कह लें जो इन पर नामजद एफआईआर थी, वो कोई इतनी ज़्यादा एफआईआर नहीं थी इसकी। इसका मैंने आपको बताया कि 1.5-2 साल का अरसा था। इसमें जो इसने काम किए थे ना, जो एफआईआर्स, जो लोग मरते थे या मर्डर जो होते थे, जो ज़ख्मी होते थे, वो तो एफआईआर दर्ज करवा देते थे। अब इसके अलावा जो दूसरे शहर हैं जैसे शेखुपुरा हो गया, फैसलाबाद, इसके अलावा और बहुत से शहरों में इन्होंने कत्ल गारत की है, पैसे लेके लोगों को मारा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें ओपन नहीं हो सकी ज़्यादातर। अच्छा, असद प्रिंस के मरने के बाद आतिफ चौधरी और आबिद बॉक्सर, एक लड़ाई स्टार्ट हो गई होगी फिर से। असद प्रिंस की मौत का दुख तो हुआ होगा आतिफ को? आतिफ को बिल्कुल दुख था मौत का उसकी, असद प्रिंस की। और बल्कि उसके बाद आपको मैं बताऊं कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये भी चीज़ आज तक मेरा नहीं ख्याल मैंने कहीं सुनी है या देखी है किसी के मुंह से, ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि आतिफ चौधरी जो है, उसने मीनवाइल इसी दौरान जब असद प्रिंस जिंदा था ना, आतिफ चौधरी ने अटैक करना था आबिद बॉक्सर पे। आबिद बॉक्सर के साथ ऑलरेडी 3-4 पुलिस एनकाउंटर इसके आतिफ चौधरी के हुए थे। आतिफ चौधरी प्लान करता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आबिद बॉक्सर ने जाना है तमासील सेंटर, अपना अपना थिएटर होता था, वहाँ पर ड्रामे लगते थे। तो इसको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, मुखबरी मिलती है, ये प्लान करता है, ये अपने साथ लड़कों को लेता है, वो कहते हैं कि ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, ये वो। अब उसकी इतला जो है ना आबिद बॉक्सर को मिल जाती है। इतला कैसे मिलती है कि अदाकारा नरगिस जो है ना, उसका एक साबिक शौहर था अफजल तोतू। अफजल तोतू के साथ एक लड़का होता था, भट्टी भट्टी नाम का लड़का होता था। उसको पता लगता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो बॉक्सर को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पास करता है। वो पहले पूछता है कि जी आबिद साहब तुसी तमासील जाना है, उत्थे ਤੁਹਾਡਾ प्लान उनका हो जाना। उनका जी फिर कल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इस टाइम आतिफ चौधरी ने अटैक करना है और बड़ा मजबूत अटैक करना है। आबिद बॉक्सर जो है वो वहाँ पे जाता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट रख के, गनमैन पुलिस वाले अच्छे खासे लेके जाता है। आतिफ चौधरी वहाँ पर उस पर अटैक नहीं करता, सिक्योरिटी देख के और गनमैन देख के ना वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद होता ये है कि आतिफ चौधरी जो है ना और आगा नवीद, इनके साथ एक गाड़ी में 2 लड़कियाँ होती हैं। ये चले जाते हैं अपना पिंडी वाली साइड पर जाते हैं। अब उन 2 लड़कियाँ जो होती हैं, उनमें एक आगा नवीद की दोस्त होती है और दूसरी लड़की जो होती है वो आतिफ चौधरी की मिसेज़ होती है। वो वहाँ पर पुलिस के साथ इनका अपना मुकाबला होता है, वहाँ पे फायरिंग का तबादले में कोई एक एएसआई और 2 मुलाज़िम ये ज़ख्मी कर देते हैं। उन दोनों ख़वातीन को छोड़ के ये वहाँ से भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। अब जब पता लगता है, वहाँ के जो एसएसपी थे, लाहौर के एसएसपी से राब्ता करते हैं, वो कहते हैं ऐसे-ऐसे इश्तिहारी हैं आतिफ चौधरी और आगा नवीद, तो ये 2 ख़वातीन यहाँ पर मिलती हैं। आबिद बॉक्सर पिंडी जाता है। पिंडी जाके उन ख़वातीन से इंटेरोगेट पूछ-गुछ भी करता है। अच्छा, मीनवाइल आतिफ चौधरी को इत्तला मिल जाती है कि आबिद बॉक्सर वहाँ पे गया। तो आबिद बॉक्सर को फिर कॉल भी करता है आतिफ चौधरी, कहता मैं बजी मेहरबानी करना, ਉਹ मेरी वाइफ है ਤੇ ख़वातीन ਦਾ ਸਾਡੀ लड़ाई नाल कोई तल्लक नहीं। ये उसको आबिद बॉक्सर को फ़ोन भी करता। उनका यार मेरा कोई नहीं उन्हां नाल ख़वातीन नाल साडा की लैना देना, तेरा मेरा आमना सामना जिन्नी वारी भी होया, अगे भी होएगा ते असीं इंज ही मिलांगे, ते मेरा इन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। मैं एक इन्फॉर्मेशन वास्ते गया सां पुछण वास्ते, ते तू कहना कि मेरी मिसिज है, तेरी बीवी है, ते भाई साडे लई काबिल एहतराम नहीं कि साडा उन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। मतलब कि उनको छोड़ के वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे कोई उनके खिलाफ कोई एफआईआर एक आधी को हल्की फुल्की दर्ज होती है, उसके बाद उनकी ख़वातीन की भी बेल हो जाती है और ये मतलब कि वापस आ जाते अब ये जो असद प्रिंस है, आतिफ चौधरी है, इनका जो टाइम था, इन्होंने तो लाहौर में अनी मचाई हुई थी। अब जो उस टाइम पे डेरेदार थे, जैसे कि तीफ़ी भट्ट हो गया, गोगी भट्ट हो गया, या दूसरी तरफ ट्रका वाला ग्रुप, इनके सामने भी इन लोगों के वाक़यात आते होंगे। ये क्या सोचते थे इनके बारे में? इन्होंने विटनेस तो किए होंगे ये मामला। अच्छा, ये जो असद प्रिंस और आतिफ चौधरी वाला मैटर है ना, असद प्रिंस गालिबन 93 में इसका इनकाउंटर होता है
और असद प्रिंस की जो ये बदमाशी के दिन है ना, 90-93 की, ये 2-3 साल लगा लें आप, तो इससे पहले टीपू ट्रकावाला और ये तीफी भट्ट वगैरह, इनका आपस में कोई मामलात नहीं थे। ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर अपना बिल्ले के मर्डर के बाद। 96 के बाद। बिला ट्रकावाला 94 में गालबन मर्डर हुआ है, उसके बाद ये मामलात शुरू होते हैं। उससे पहले ये असद प्रिंस वाला चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका होता है। आतिफ चौधरी वाला जो अपना करैक्टर है वो मौजूद होता है। अरशद अमीन चौधरी वगैरह ये अपना चल रहे होते हैं इनके मामलात। और इसके 94 के बाद 6-7 कह लें, 97 तक ये चैप्टर भी क्लोज हो जाते हैं। अरशद अमीन चौधरी भी मर्डर हो जाता है, आतिफ चौधरी जो है वो भी अपना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि भट्ट बरादरान और ट्रक्का वाला, इनके जब दुश्मनी शुरू होती है तो इनके इसके बाद जो करैक्टर्स होते हैं वो और बीच में शामिल होते हैं। वो टॉप 10 इश्तिहारी थे उस दौर के। बाबा, नीफा, नाजी भट्ट, भोला सुनयारा, हुमायूं गुज्जर, सना, दाऊद, काली, ये वहीदियाँ, एक पिंकी, ये सब उसके बाद उसमें इनकी दुश्मनी में एंटर होते हैं। उनका इस दुश्मनी से ताल्लुक रहा है, इनका उससे ताल्लुक कोई नहीं रहा। असद प्रिंस अपने पीछे किसको छोड़कर जाता है? कोई शादी हुई थी या बस अफेयर वगैरह, गर्लफ्रेंड वगैरह ही थी? शादी, यार आपको बताया कि 20-22 साल उम्र, 23 साल उम्र थी उसकी जब उसका एनकाउंटर हुआ है। मैट्रिक उसने को मेरे ख्याल 18-19 साल की उम्र में जाके किया, और रो पिट के घिसट घिसट के, तो शादी वादी का तो उसका कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, बाकी फैमिली के लोग उसके को बहन भाई होंगे, वो अभी भी वहाँ पर कहीं अपना रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इसके पीछे मतलब कि इसकी फैमिली, बच्चे बच्चे, वो इसलिए नहीं कि अनमैरिड था इसका, तो ऐसे कोई मामला इसके हैं नहीं के पीछे कोई लोग। लेकिन इस तरह का करैक्टर एक सबक देता है कि फैमिली भी रुल गई और अंजाम क्या हुआ। अली, इस किस्म का खाली असद प्रिंस नहीं, इस किस्म के जितनी भी नटोरियस करैक्टर माजी में गुजरे हैं ना, वो मैं आपको बताऊं, 32 साल का मेरा सहाफ़ती तजुर्बा है। 32 साल से इसी अपना क्राइम फील्ड में ही रिपोर्ट किया है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। मैंने शायद कोई एक या दो कोई करैक्टर देखे होंगे बदमाशी के हवाले से, जिन्होंने कुछ थोड़ा कह लें कि एक लंबी उम्र गुजारी है। लेकिन मैंने इनका जो अरसा, ज़िंदगी का अरसा है ना, जब से इन्होंने जुराइम की दुनिया में कदम रखा है, मैंने को हार्डली 5 साल से ज़्यादा इनकी किसी की ज़िंदगी नहीं देखी। 5 साल के अरसे में इनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ है मैंने। और ये असद प्रिंस देख लें, अरशद अमीन चौधरी देख लें आप, आतिफ चौधरी देख लें आप, नीफा, बाबा, नाजी भट्ट, आप जितने भी करैक्टर उठा के देखेंगे ना, तो आप उनकी मुजरमाना ज़िंदगी के 5 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं देखेंगे। कुछ 2-3 करैक्टर ऐसे हैं, उनमें एक इस्लामपुरा कृष्ण नगर का बाऊ अरस, बड़ा पुराना बदमाश, हॉकी डंडे दौर का, गरारी वाले पिस्टल या गरारी वाला चाकू, उस दौर का वो बदमाश था। उसने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है। रियाज गुज्जर हुआ करता था, ग्वाल मंडी का एक करैक्टर, ठीक है, उसने भी एक लंबी ज़िंदगी गुजारी है। कुमा कसाई, ये को 3-4 लोग मतलब कि ऐसे हैं जिन्होंने एक ज़्यादा अरसा अपनी ज़िंदगी का गुजारा है बदमाशी में। लेकिन वो लोग जिन्होंने बदमाशी शुरू की, जिनके अंदर बदमाशी का कीड़ा हुआ करता था, अपना नाम बनाने का कीड़ा हुआ करता था, और उस नाम बनाने के चक्कर में जब वो ट्रैक उन्होंने अपना चेंज कर लिया, उन्होंने भत्ता मांगना शुरू कर दिया, उजरत पे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, अगवा शुरू कर दिया, अगवा बराए तवान शुरू कर दिए, जो इन मामलात में पड़ गए, उनकी ज़िंदगी को 5 साल से ज़्यादा मैंने नहीं देखी। वो 5 साल में उनकी ज़िंदगी का वाइंड अप हो चुका हुआ था। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने लाहौर के बदनामी ज़माना गैंगस्टर असद प्रिंस की हिस्ट्री आपके सामने रखी। इस पॉडकास्ट का मकसद किसी क्रिमिनल को, गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि उसका अंजाम बताना है। असद प्रिंस का अंजाम आपने देखा। लाहौर में या पाकिस्तान में जो भी गैंगस्टर हो, जो कुछ उसने किया हो, जितना भी ताकतवर हो, अंजाम या तो दुश्मन की गोली होगा या फिर पुलिस मुकाबले में पुलिस की गोली।